इज रूरल डेवलपमेंट। तो अब रूरल डेवलपमेंट जो है उसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये समझिए। रूरल डेवलपमेंट मीन्स एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का मतलब क्या होता है कि सिर्फ पेपर में नहीं, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, दैट इज नोन एज एक्शन प्लान। तो रूरल डेवलपमेंट मीन्स एक्शन प्लान फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज की इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ दोनों। इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ का मतलब, इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, इसका डेवलपमेंट। सोशल का मतलब लोगों की एजुकेशन, हेल्थ, इसका डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों के लिए एक एक्शन प्लान बनाना, प्रैक्टिकल प्लान बनाना, दैट इज नोन एज रूरल डेवलपमेंट। The action plan is to focus on the lingering and emerging challenges। कहते हैं एक्शन प्लान जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक होते हैं आपके लिंगरिंग चैलेंजेस और एक होते हैं आपके एमर्जिंग चैलेंजेस। अब दो वर्ड नए आ गए आपके पास, एक आ गया लिंगरिंग और एक आ गया एमर्जिंग। अब लिंगरिंग क्या है और एमर्जिंग क्या है उसको ध्यान से समझो। लिंगरिंग चैलेंज होते हैं वो रूरल की क्रेडिट, चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग, ये दो चीजें होती हैं। लिंगरिंग में क्या है, रूरल क्रेडिट और रूरल की मार्केटिंग। और एमर्जिंग चैलेंज में क्या है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड कैसे अर्न की जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए। ये दो क्या है, एमर्जिंग चैलेंज है। जो आपका इसमें से टॉपिक कट है वो लास्ट का ऑर्गेनिक फार्मिंग का कट दिया हुआ है, लेकिन बेटे अब स्टार्टिंग में एमर्जिंग चैलेंज में आ गया। एमर्जिंग चैलेंज कौन कौन से हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी हमें इसे करना ही पड़ेगा। तो टॉपिक चाहे कट होता है लेकिन इनडायरेक्टली वो टॉपिक कहीं ना कहीं पर यूज हो जाता है आपका, ठीक है। और फर्दर चलो इस बार कोविड की वजह से इन्होंने सिलेबस जो है वो डिलीट कर दिया, लेकिन फर्दर आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे वहां तो आपको ये टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, ये बेस में होना चाहिए या नहीं। इसलिए चाहे कट भी होता है ना, मैं फिर भी 12th क्लास में सब कुछ करवाती ही हूँ, ठीक, क्योंकि वो बेस में है, वो करवाना जरूरी है। चलिए अब लिंगरिंग और एमर्जिंग चैलेंजेस का दिया हुआ है। टू प्रिंसिपल लिंगरिंग चैलेंज आर रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग। टू एमर्जिंग चैलेंजेस आर ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड अदर देन फार्मिंग। फार्मिंग के अलावा लोग जो है वो अपनी आजीविका कैसे कमाएं, सस्टेनेबल लाइवलीहुड की जीवन का गुजारा कैसे करें अपनी अर्निंग के लिए, और किस एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं फार्मिंग के अलावा वो, और दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए। यानी कि हमारे पास ये 4 चैलेंज है, 2 लिंगरिंग है और 2 एमर्जिंग है। अब इन चैलेंजेस के लिए हमें क्या चाहिए, एक एक्शन प्लान चाहिए जो कि रूरल में एलिमेंट्स जो रूरल एरियाज को है उसको अर्बन एरियाज की तरह पूरी तरह से डेवलप करें, यानी जो अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो रूरल एरियाज में भी अवेलेबल हों। इस चीज का ध्यान रखना। पावर की सप्लाई, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले इसमें आते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। लिंगरिंग चैलेंज कौन से हैं रूरल डेवलपमेंट के, तो सबसे पहले आता है चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का चैलेंज, रूरल और एग्रीकल्चर क्रेडिट मींस क्रेडिट फॉर फार्मिंग। क्रेडिट इज द लाइफलाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज इन अ रूरल एरिया। कहते हैं गांव में तो बेटे फार्मिंग एक्टिविटीज तभी चल सकती हैं जब किसानों के पास क्या हो, उनको क्रेडिट उधार मिल सके। अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो किसान खेती बाड़ी कैसे करेंगे, क्योंकि किसानों के पास इतने पैसे, इतने रिसोर्सेज तो उनके पास अवेलेबल होते ही नहीं है। आपको पता है गांव में तो पॉवर्टी सबसे ज्यादा होती है, जमीन भी अपनी नहीं होती है जमींदारों की। जो पिछला आप इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर फर्स्ट आपने पढ़ा उसमें आपने देखा था कितनी पैथेटिक कंडीशन थी किसानों की। तो किसानों को अगर लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो उनको क्रेडिट मिलना जरूरी है। और क्रेडिट भी कैसे मिले, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कम से कम इंटरेस्ट रेट पर उनको मिलेगा, तभी वो कहीं सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि उनके लिए तो पूरे साल की अर्निंग जो है वो कहाँ से होती है, इस फार्मिंग से ही होती है। अगर हार्वेस्ट अच्छी होगी तो पूरा साल उनका अच्छा बीतेगा, लेकिन अगर हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, तो वो पूरा साल कैसे करेंगे। कोई और अल्टरनेटिव सोर्स तो उनके पास है नहीं, पूरे साल इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, कुछ ही महीने वो खेती बाड़ी करते हैं और उसी से पूरे साल का गुजारा करते हैं। तो सबसे बड़ी नीड है इसमें रूरल क्रेडिट की। अब रूरल क्रेडिट जो है, मोस्ट फार्मिंग फैमिलीज इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स प्रोड्यूसिंग जस्ट इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। सिर्फ इतना ही कर पाते हैं कि वो अपने घर का गुजारा चला सके। दे सेल्डम जनरेट सरप्लस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कि आगे इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास सेविंग नहीं होती है। जैसे बिजनेसमैन होते हैं उनको प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट से क्या करते हैं, वो नई मशीनें खरीदते हैं यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं।
लेकिन किसानों के पास तो कोई ऐसा सोर्स नहीं होता कि फर्दर इन्वेस्टमेंट, उनको तो इतना मिल जाता है कि उनको उस साल का गुजारा चल जाए, 6 महीने का गुजारा चल जाए, वो भी बड़ा मुश्किल से होता है उनके लिए। तो द नीड फॉर क्रेडिट देयरफॉर इज अनअवॉइडेबल। द जेस्टेशन लैग बिटवीन द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स, फसल को जब बोया जाता है और फसल को जब काटा जाता है, इन दोनों के बीच में टाइम लैग, जेस्टेशन पीरियड का मतलब टाइम पीरियड की जो है वो रिक्वायरमेंट है। आज बीज बो दिए हैं तो आज ही थोड़ी ना फसल पक के तैयार हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा, 3-4 महीने लगेंगे फसल को पकने में। क्या उतने महीने किसान बेकार रहा या नहीं? क्या उतने महीने में किसान खाएगा नहीं, वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं करेगा, तो उसको पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? और खेती सिर्फ बीज बोने से काम चल जाता है? बाकी भी तो काम करने हैं। फसलों को क्या है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड चाहिए, मैन्योर चाहिए, प्रॉपर पानी इरिगेशन की फैसिलिटीज चाहिए या नहीं? रोज तो पौधों को पानी देना है, उसको उसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कीड़े ना लगे, जानवर ना खा जाए, उसके लिए वो क्या चारों तरफ क्या बनवाते हैं, लोहे की तारों से फेंस बनवाते हैं ना, जिसको क्या कहते हैं, बाड़ा। जो लोहे की तारें बनाई जाती हैं खेत के चारों ओर, उसको क्या कहते हैं, बाड़ा ही कहते हैं शायद हिंदी में, है ना। फेंस लगवाई जाती है ताकि कोई जंगली जानवर आके सारी फसल को खराब ना कर सके। तो ये खर्चे हैं या नहीं है? इन खर्चों को पूरा करने के लिए उसे क्या चाहिए, क्रेडिट चाहिए। ठीक है, अब क्रेडिट के टाइप्स जो हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है, जो छोटी मोटी नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे इंसेक्टिसाइड, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, और इनको खरीदने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल की पेमेंट के लिए किया जाता है, और थोड़े टाइम पीरियड के लिए, जिसका टाइम पीरियड होता है 6 to 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल तक के लिए जो लोन चाहिए होता है उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहते हैं। और ये किस पर्पज के लिए लिया जाता है, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और इलेक्ट्रिसिटी के बिल की पेमेंट के लिए। मीडियम टर्म क्रेडिट क्या होता है, जो परचेज ऑफ मशीनरी परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंस जो वो लगवानी है, तारे वगैरह, डिगिंग द वेल्स, कुएं खुदवाने हैं, इसके लिए जो लोन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियम टर्म। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 12 मंथ्स to 5 ईयर, 1 साल से लेकर 5 साल तक का जो लोन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियम टर्म क्रेडिट। और 1 साल तक का जो होता है उसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहते हैं। तीसरा आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, एडिशनल लैंड, और जमीन खरीदता है वो, तो उसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए। और कैरिंग द परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड, जो अभी जमीन है उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, मिट्टी की अलट पलट करने के लिए उसको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। और इसका टाइम पीरियड होता है 5 to 20 ईयर्स, 5 से लेकर 20 साल तक का टाइम होता है। द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स में आल्सो बी क्लासिफाइड एज, कहते हैं उसकी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट 2 नीड्स होती हैं उसकी, एक होती है प्रोडक्टिव और एक होती है अनप्रोडक्टिव। ये सारी जो थी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारी क्या थी, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, कि उसे फर्दर प्रोडक्शन के लिए लोन चाहिए था। अनप्रोडक्टिव, घर में बच्चा हुआ है उसके मुंडन करवाना है, उसके लिए खर्चा चाहिए, कोई शादी ब्याह है, लड़की की शादी करनी है तो उसको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो ये सारे क्या है, अनप्रोडक्टिव। इससे फर्दर इनकम थोड़ी जनरेट होगी, बेटे की शादी करेगा, बेटी की शादी करेगा, बच्चे का मुंडन करवाएगा, क्या उससे उसको इनकम जनरेट होगी? तो ये सारे क्या हैं, अनप्रोडक्टिव। ये सारे क्या हैं, तो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों नीड्स की रिक्वायरमेंट के लिए उसको क्या चाहिए होता है, क्रेडिट चाहिए होता है। अब आता है आगे सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के सोर्स कौन से हैं, तो 2 हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। इंस्टीट्यूशनल जितने भी हमारे सारे बैंक हैं वो क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, ये सारे क्या है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कौन से होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल में आते हैं मनी लेंडर्स, साहूकार, लैंडलॉर्ड, जमींदार, मीडियोकर, बिचौलिए जो होते हैं, ये सारे आपके क्या हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल। लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट इन इंडिया। ट्रेडिशनली मोस्ट क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स वर मेट थ्रू दीज रिसोर्सेज। कहते हैं पहले जो है किसानों की नीड सारी कौन करते थे, यही पूरे करते थे, साहूकार, जमींदार, महाजन वगैरह। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कितनी परसेंट किसानों की नीड को पूरा करते हैं, 93% किसानों की जरूरतों को ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पूरा करते हैं। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में सिर्फ 7% जो है वो इंस्टीट्यूशनल करते हैं, और 93% कौन करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल करते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इंक्लूड गवर्नमेंट,
कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, ये सारे क्या हैं आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं। ये सिर्फ कितनी करते हैं, 7% किसान जो हैं वो बैंकों में जाते हैं पैसा लेने, बाकी 93% किसान किसके पास जाते हैं, साहूकार, जमींदार, महाजन, विलेज ट्रेडर, इनके पास जाते हैं। रीजन क्यों जाते हैं, सबसे बड़ा रीजन पता क्या है, साहूकार के पास जाओ उसी टाइम वो पैसा कैश में दे देता है, बैंकों के पास जाओ कितने तो उसका कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कितना तो वो पेपर वर्क करवाते हैं, यहाँ पर इसके साइन लेके आओ, ये प्रूफ दो, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वापिस कैसे दोगे, ये है वो है। साहूकार के पास जाओ, वो सीधा क्या कहता है, तेरी जमीन है, इसके कागज मेरे पास गिरवी रख और अपना पैसा ले जा। हालांकि साहूकार की जो ब्याज की दर होती है, इंटरेस्ट रेट होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। किसान की आने वाली पीढ़ी भी सिर्फ ब्याज चुकाती रह जाती है, जो मूलधन उसने लिया होता है ना, जो मेन लिया होता है, वो तो एज इट इज रह जाता है, वो तो उसकी 7 पुश्तें तक नहीं चुका पाती। क्यों, क्योंकि उसका ब्याज ही मनी लेंडर का इतना ज्यादा होता है कि बेचारे की पता नहीं कितनी जनरेशन जो है उस कर्जे को चुकाने में ही खत्म हो जाती है। किसान कभी अपनी जमीन का सपना नहीं दे सकता जो एक बार साहूकार के चक्कर में चुंगल में फंस गया। क्यों, उसने ब्याज ही इतना ले लेना है, घर, प्रॉपर्टी, मकान, गहने, सब कुछ अपने नाम, ब्याज के नाम पर सब कुछ उसके पास गिरवी हो जाता है, सब कुछ उसका हो जाता है, उसके बच्चे जो है वो उसके गुलाम बनेंगे, ये तक भी हो जाता है। तो साहूकारों से लोन लेना कितना महंगा है। बैंकों का प्रोसीजर जो है वो कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, और किसान कभी ना कभी तो अपने जमीन का खुद मालिक बन जाता है, लेकिन साहूकार के पास गया बंदा कभी मालिक नहीं बन सकता, ये चीज है। तो इंस्टीट्यूशन सोर्सेज में आते हैं गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। टुगेदर दे अकाउंटेड फॉर ओनली 7% ऑफ क्रेडिट रेट्स एट द फार्मर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान, बट प्रेजेंटली देयर शेयर हैज इंक्रीज्ड टू 66%। जहां वो 7% थे, आज बढ़कर उनका शेयर कितना हो गया है, 66% हो गया है। Out of total institutional credit, cooperative credit contributes nearly 15% और commercial bank 75%। जितनी भी ये नीड है 15% कौन पूरी कर रहा है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, और 75% कौन कर रही है, बोलो भाई, सुन तो रहे हो, बुक नहीं है तो सुन तो रहे हो ध्यान से। 75% नीड्स कौन पूरी कर रहा है, कमर्शियल बैंक्स पूरी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम सब्सटेंशियल एक्सपेंशन इन द फ्लो ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स, द कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हैव emerged as important institutional agency offering credit, support and related facilities। कहते हैं रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक के अलावा रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो है वो भी मेन सोर्स रहे हैं जो कि क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें आती है आपकी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज प्रोवाइड एडुकेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस सोसाइटी आल्सो प्रोवाइड गाइडेंस इन द डाइवर्स एग्रीकल्चर ऑपरेशन। एक तो वो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करवाते हैं, दूसरा डाइवर्स एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए गाइडलाइन भी टाइम टाइम पर सलाह देते रहते हैं। करंटली कोऑपरेटिव अकाउंट फॉर 16 to 70% ऑफ रूरल क्रेडिट, 16 से 17% जो है वो रूरल को ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रेडिट प्रोवाइड करवा रही हैं। अब ये सोसाइटीज क्या क्या काम करती हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स, किसानों को जो है वो समय से और जल्दी जो है वो क्रेडिट लोन मिल जाए, इस चीज को ध्यान में रखती हैं। एलिमिनेशन ऑफ द मनी लेंडर्स एज क्रेडिट एजेंसी, जो साहूकार हैं उनको एलिमिनेट करना, खत्म करना। तीसरा, स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, क्रेडिट की फैसिलिटीज जो है सभी कंट्रीज में स्प्रेड की जाए, फैलाव किया जाए इस चीज का, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाए, इस बात पर ध्यान देते हैं। प्रोविजन ऑफ एडुकेट क्रेडिट इन एरियाज कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट, जो स्पेशल डेवलपमेंट के हमारे एरियाज हैं उन पर क्रेडिट सबसे ज्यादा प्रोवाइड करवाया जाए, इस चीज का ध्यान रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब सेटअप किया गया था भाई, 1955, ईयर याद रख लो, इसको अंडरलाइन कर लो। 1955 में जो है क्या किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था।
The government realized the rural credit needs could not be met by the cooperative credit society alone, and that commercial banks should play an important role. This promoted nationalization of certain banks in 1969. The nationalized commercial bank, through their branch expansion program, were directed to offer credit directly to the farmers as well as indirectly through cooperative societies. क्या वो कह रहा है इसमें, अब ध्यान से सुनो कि सिर्फ एक बैंक जो है वो पूरी क्रेडिट की नीड को, रूरल क्रेडिट की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसके लिए अदर ब्रांचेस का खोलना, एक्सपेंशन करना भी जरूरी था। ठीक है, तो ब्रांच एक्सपेंशन किया गया जिसमें हमने ये सोचा था कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है फार्मर्स को क्रेडिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए। नेक्स्ट इसमें आता है रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। रीजनल रूरल और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वर सेटअप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाई। क्रेडिट की सप्लाई के लिए इनको सेटअप किया गया था, पर्टिकुलरली इन द रिमोट रूरल एरियाज एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर? जो सुनसान जिले होते हैं जहाँ पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, या जिसमें जो बहुत बैकवर्ड है, जहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुई है, तो ऐसे एरियाज में इन बैंकों को इस्टेब्लिश किया गया था। These बैंक ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेट करते हैं, आर अंडर ऑब्लिगेशन ऑन द फोकस ऑफ क्रेडिट नीड्स फॉर द वीकर सेक्शन और द रूरल पॉपुलेशन। गांव की जो गरीब जनता है, जो वीकर सेक्शन है, उनको ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं, रीजनल रूरल बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। NABARD is an apex institution handling policy, planning and operation in the field of rural credit and related economic activities. Its main functions are these. कहता है नाबार्ड जो है वो एक ऐसा अकेला इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, सारी पॉलिसीज को, सारे ऑपरेशंस, सारी प्लानिंग को हैंडल करता है। देखो जैसे हमने आरबीआई पढ़ा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पूरे देश का एक अकेला बैंक है जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को लोन देते हैं, प्रोड्यूसर को लोन देते हैं, सबको लोन देते हैं, बिजनेस ट्रेडिंग को करते हैं। लेकिन जो नाबार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए गांव में इस्टेब्लिश किया गया, और एक अकेला ये बैंक है जो जितने भी बाकी लैंड डेवलपमेंट बैंक है, स्टेट बैंक है, इन सबको मॉनिटर करता है कि ये टाइम टू टाइम जो है क्रेडिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं या नहीं करवाए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या चार्ज कर रहे हैं फार्मर से, कितनी लिमिट रखी है लोन की, क्या सीड्स जो है, बीज जो है वो भी बैंकों से मिलते थे, HYV सीड्स जो है ना पहले बैंकों से मिलते थे, उसके लिए लोन लेना है, फर्टिलाइजर्स के लिए लोन लेना है, तो ये सारा सिस्टम जो है वो नाबार्ड कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अकेला बैंक है ये। टू सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरिया। एक अकेला ये बैंक है जो पूरे रूरल एरियाज के बैंक की फंडिंग सिस्टम को प्रोवाइड कराता है। टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। क्रेडिट जो है, उधार जो है वो किसानों को टाइम से मिल जाए, उस चीज को ये प्रॉपर मैनेज करता है। टाइमली डिलीवरी सिस्टम, टाइम से जो है, जब एक बार बताओ फसल के पकने का टाइम हो गया, अब तक लोन नहीं मिला, तो क्या फायदा उस लोन का, टाइम से लोन मिलना चाहिए ना। Their bank was to focus on restructuring of credit institution and training to personnel, कि वहाँ पर जो पर्सन अपॉइंट हुए हैं उनकी ट्रेनिंग और उनको क्रेडिट की फैसिलिटीज टाइम से प्रोवाइड करवाना। टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड मेंटेन लाइजन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक एंड अदर नेशनल इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि जब भी ये कोई पॉलिसी बनाता है तो इस चीज को ध्यान में रखता है, सबकी परमिशन के साथ, सबकी गाइडलाइन के साथ ये बनाता है अपनी जो भी है, कोऑर्डिनेट करता है किसके, रूरल क्रेडिट की फैसिलिटीज के लिए ये आरबीआई सरकार के साथ, आरबीआई के साथ और जितने भी बाकी अदर नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं सबके साथ मिलकर ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है रूरल क्रेडिट के लिए। टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट रीफाइनेंस्ड बाय इट, कोई प्रोजेक्ट जिसको इसने दोबारा से फाइनेंस किया है तो उसको इवैल्यूएट करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, वो काम भी ये करता है कि वो प्रोजेक्ट सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, उसको जितनी लोन की फैसिलिटीज दी गई क्या उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को मैनेज किया, सही ढंग से फंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारा काम करता है। तो ये था आपका
सारा इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स किए, क्रेडिट के टाइप्स किए, दो चैलेंजेस किए हमने, लिंगरिंग और एमर्जिंग। नेक्स्ट इसमें आता है रूरल बैंकिंग और क्रिटिकल इवेल्युएशन। देखो बेटे पहले भी आपको बताया है, जहां पर वर्ड क्रिटिकल इवेल्युएशन आ जाता है वहां पर आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मेरिट और डिमेरिट दोनों ही लिखने होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए पढ़ते हैं अब इसको। रूरल बैंकिंग in India has significantly expanded over time. The expansion has been significant, particularly since nationalization of major commercial bank in 1969. Nationalization of commercial bank marked the beginning of social banking in rural areas, implying provision of institutional credit at moderate rate of interest. कि कम से कम ब्याज की दर पर जो है वो क्रेडिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए। अब एक इसमें और पॉइंट है, कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन जो है वो कब किया गया, ईयर कौन सा था, 1969। इसको मार्क कर लीजिए, 1969 में जो है कमर्शियलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ था कमर्शियल बैंक्स का। इसके बाद इसमें आता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड as an apex body of coordinating activities, all financial institutions engaged in rural credit program has made a substantial difference in the institution of rural credit. Rural financing has become much more organized than even before. पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ कि अब रूरल मार्केटिंग जो है, रूरल क्रेडिट जो है वो क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ऑर्गेनाइज का मतलब कंट्रोल में हुआ गवर्नमेंट की, ठीक है। इट इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज गॉन ए लॉन्ग वे इन लिबरेटिंग द फार्मर्स फ्रॉम द डेब्ट ट्रैप। किसानों को कर्जे के जाल से मुक्ति दिलाई, दूसरा इसका प्लस पॉइंट। एंड मनी लेंडर्स और कर्जे के जाल दोनों से दिलाई। ऑल्सो इट इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज प्रमोटेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हुए उसी की वजह से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी किसानों ने अब फार्मिंग को एज एन ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया। ये इसके 3-4 जो है वो पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी इसके नेगेटिव क्या है, बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज इनवेरिएबली बीन टाइड टू ए कोलेटरल। बैंक में अगर लोन लेने जाते हैं तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, लेकिन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास कुछ भी सिक्योरिटी रखने के लिए नहीं होता, तो उन बेचारों को लोन नहीं मिल पाता, पहला डीमेरिट, ठीक है। दूसरा अर्निंग टू पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, कहता है राजनीति जो है, राजनेता लोग जो है, हमारे जितने भी नेता लोग हैं वो अपनी पार्टी के प्रचार के लिए ऐसी पॉलिसी बना देते हैं जिससे नुकसान होता है। गवर्नमेंट हैज ऑफन शोन लेक्सिटी इन द रिकवरी ऑफ लोन। गवर्नमेंट को क्या करता है, लोन की रिकवरी नहीं होती। अगर सरकार ने किसानों को लोन दिया और कोई राजनेता आकर अपनी पार्टी की उसके लिए या वोट बैंक के लिए कहता है कि किसानों से ये कर्जा माफ कर दो, तो माफ तो कर दो, लेकिन सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। पहले उन्होंने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रखा है, अब बिल्कुल ही माफ कर देंगे, ब्याज की दर तो वो ले ही नहीं रहे, लेकिन जो दिया है कम से कम वो तो आए ना। अब रिकवरी ऑफ लोन में अगर किस तरह से आप रिलैक्स कर दोगे कि बिल्कुल माफ कर दो, फ्री कर दो, फिर कैसे काम चलेगा, सरकार को उसकी रिकवरी कैसे करेगी, मुश्किल हो जाती है ना। एज ए रिजल्ट डिफॉल्ट रेट हैज टेंडेड टू स्वेल ओवर राइज। इसकी वजह से डिफॉल्टर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो कर्जा लेकर वापस ही नहीं देते हैं। अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक, मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू डेवलप ए कल्चर ऑफ थ्रिफ्ट। लोगों में सेविंग की हैबिट को डेवलप नहीं करना। लोन मिल जाएगा तो लोग सेव क्यों करेंगे, फ्यूचर के लिए सेविंग की हैबिट होनी चाहिए ना, बैंकिंग हैबिट डेवलप होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। अमंग द फार्मर फैमिलीज मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट हैज रिमेन्ड रादर सबड्यूड। कहता है रिसोर्सेज जो सेविंग होती है गांव से शहरों में, गांव से बैंकों तक नहीं पहुंच पाती। किसान लोग जो है उसको अपने पास, फिर बाद में क्या होता है, कोई फंक्शन, फैमिली फंक्शन होता है, उसमें बढ़ा चढ़ा कर पैसा खर्च कर देते हैं। अरे सेविंग है तो उसको रखो ना बैंकों में। तो कहते हैं सेविंग की हैबिट लोगों में डेवलप नहीं होती। तो ये इसके क्रिटिकल असेसमेंट हो गया। सिंस बैंकिंग इन रूरल एरियाज has taken a hit in the wake of economic reforms in 90। कहते जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में बनाई गई उसके बाद बैंकिंग जो है वो और ज्यादा डेवलप हुई है। इम्पैक्ट ऑफ डेब्ट ऑन फार्मर्स इज जनरली बिकमिंग सो ह्यूज दैट सुसाइड डेथ रेट्स आर राइजिंग फ्रॉम scores to centuries, particularly in the state of आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब आज भी ऐसे हैं जहां पर किसान लोग सुसाइड करते हैं और ये सुसाइड का रेट कम नहीं हो रहा। किसान आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों करता है, क्योंकि उसको फसल का वो जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, वो अपना कर्जा कैसे चुकाए, और कर्जा नहीं चुका पाता तो वो क्या करता है,
मजबूर होना पड़ता है उसे सुसाइड के लिए। तो ये केसेस जो है ये हाई अलार्मिंग सिचुएशन है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन किसानों की सही सिचुएशन को इम्प्रूव करने पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये थे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट। बाकी जो है अब इसका हम करेंगे